भारत में कामकाज के जो नियम कानून हैं, उनमें एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी बदलाव हो रहा है। दशकों पुराने दर्जनों कानूनों को हटाकर अब सब कुछ सिर्फ 4 नए कोड्स में समेटा जा रहा है। तो इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा, चलिए इसे समझते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई देश अपने 29 से भी ज्यादा पेचीदा कानूनों को हटाकर सिर्फ 4 आसान कोड्स में बदल दे। यही सवाल भारत के इस बड़े लेबर रिफॉर्म की बुनियाद है। ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को नए सिरे से बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। दशकों से भारत में लेबर लॉज का मतलब था 29 से भी ज्यादा अलग अलग केंद्रीय कानून, मतलब एक ऐसी भूल भुलैया जिसकी दीवारें भी मानो लगातार बदलती रहती थी। कंपनियों और कर्मचारियों दोनों के लिए इसे समझना बहुत मुश्किल था। तो अब उसी जटिल जाल को समेटकर सिर्फ 4 कोड्स में बदल दिया गया है। मकसद सिर्फ एक है, चीजों को आसान बनाना और नियमों में साफ सफाई लाना। तो ये हैं वो 4 नए पिलर्स जिन पर अब भारत का पूरा लेबर लॉ सिस्टम टिकेगा। वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा संहिता। सरकार का कहना है कि इससे कंपनियों के लिए नियमों का पालन करना आसान होगा, देश में निवेश बढ़ेगा और पूरा कानूनी ढांचा आज के जमाने के हिसाब से मॉडर्न हो जाएगा। चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े असर की बात करते हैं। एक ऐसा बदलाव जो देश के लगभग हर कर्मचारी की सैलरी स्लिप पर असर डालने वाला है। देखिए, सबसे बड़े बदलावों में से एक है वेतन या वेज की एक स्टैंडर्ड परिभाषा। पहले क्या होता था, हर कानून में इसका मतलब थोड़ा अलग होता था, जिससे बहुत कंफ्यूजन होती थी। अब इन चारों कोड्स में वेतन की एक ही परिभाषा होगी ताकि नियम सबके लिए एक जैसे हों। और यहीं पर आता है सबसे जरूरी नियम, जिसे 50% रूल कहा जा रहा है। इसका मतलब सीधा साधा है, किसी की भी सैलरी में जो भत्ते यानी अलाउंसेस होते हैं, वो कुल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में कहें तो बेसिक सैलरी को कम से कम 50% होना ही पड़ेगा। अब इसका असर कहां पड़ेगा? सीधा सीधा प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन पर, क्योंकि ये दोनों चीजें बेसिक सैलरी के आधार पर तय होती हैं। तो इस नए नियम की वजह से कंपनियों को अपनी पूरी सैलरी स्ट्रक्चर को दोबारा देखना पड़ेगा और हो सकता है कि कर्मचारियों की टेक होम सैलरी पर भी इसका असर पड़े। अच्छा, सैलरी की बात तो हो गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नए कोड्स सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा के दायरे को कैसे बढ़ा रहे हैं और क्या इससे ज्यादा से ज्यादा कामगारों को फायदा मिलेगा। ये एक लैंडमार्क स्टेप है, कह सकते हैं। पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे कि फूड डिलीवरी या कैब सर्विसेज में काम करने वाले लोग, उन्हें एक अलग कैटेगरी के तौर पे पहचाना गया है। उन्हें सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत लाया गया है। लेकिन यहाँ एक लेकिन भी है, उन्हें कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है, जिससे उनके पूरे अधिकारों पर अभी भी थोड़ी कंफ्यूजन बनी हुई है। महिलाओं के लिए भी कुछ अहम बदलाव लाए गए हैं, जैसे अब वो अपनी मर्जी से रात की पाली में काम कर सकेंगी, बस सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। और हाँ, सैलरी में जेंडर के आधार पर भेदभाव पर साफ साफ रोक लगा दी गई है। साथ ही मातृत्व लाभ को असंगठित क्षेत्र तक पहुंचाने की भी कोशिश की गई है। प्रवासी मजदूर जो हमारे देश के सबसे वल्नरेबल ग्रुप्स में से एक हैं, उनके लिए भी सोचा गया है। अब उन्हें वो सारे फायदे मिलेंगे जो लोकल वर्कर्स को मिलते हैं। साथ ही उन्हें साल में एक बार घर जाने के लिए यात्रा भत्ता देने का भी प्रावधान है। चलिए अब बात करते हैं इन कानूनों के सबसे विवादित हिस्से की, जिसे हायर एंड फायर की बहस भी कहा जाता है, मतलब नौकरी पर रखने और निकालने के नियम। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले क्या था, 100 से ज्यादा कर्मचारी वाली कंपनियों को छटनी करने या कंपनी बंद करने के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दिया गया है। अब इस बदलाव पर 2 अलग अलग राय हैं। एक तरफ सरकार और कंपनियां कहती हैं कि इससे निवेश बढ़ेगा और कंपनियों को काम करने में फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ यूनियंस और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी कम हो जाएगी। इस पर जो आलोचना हो रही है, उसे सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस का ये कोड अच्छी तरह से बताता है कि ऐसा सरलीकरण जो वर्कर्स के अधिकारों को कमजोर करे, उसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए। हाँ, इस बदलाव के असर को थोड़ा कम करने के लिए एक वर्कर रीस्किलिंग फंड का भी प्रावधान है। मतलब जिन वर्कर्स की छटनी होगी, उन्हें ट्रेनिंग और कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसका पैसा कंपनियां ही देंगी। तो कानून तो बन गए,
लेकिन इनको जमीन पर उतारना कितना मुश्किल है। चलिए अब आगे की राह और इसमें आने वाली चुनौतियों को समझते हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव है एनफोर्समेंट की सोच में। पहले होता था इंस्पेक्टर राज, मतलब छापा मारो, जुर्माना लगाओ। अब कोशिश है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की, मतलब इनका काम डराना नहीं बल्कि कंपनियों को नियम समझाने और उनका पालन करने में मदद करना होगा। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है, कई बड़ी अड़चनें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राज्य सरकारों को अभी अपने नियम बनाने हैं। जब तक वो ऐसा नहीं करते, ये कोड पूरी तरह से लागू नहीं हो सकते। इसके अलावा फंडिंग और कई जरूरी बातों पर अभी भी पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है। तो कुल मिलाकर मकसद तो मॉडर्नाइजेशन का है, एक बेहतर सिस्टम बनाने का है। लेकिन असल में नतीजा क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाता है। अगर इस पूरे सफर को देखें तो ये काफी लंबा रहा है। 1947 से 2019 तक 29 से ज्यादा कानून थे। 2019-20 में ये 4 कोड्स पास हुए और अब आगे का रास्ता राज्यों के हाथ में है कि वो इन्हें कैसे लागू करते हैं। तो आखिर में सारी बहस आकर एक ही जगह रुकती है। एक तरफ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और दूसरी तरफ है भारत के करोड़ों कामगारों के अधिकार और उनकी सुरक्षा। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनेगा? और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये नए कोड्स सच में विकास का नया रास्ता खोलेंगे या फिर ये देश में अमीरी गरीबी की खाई को और चौड़ा कर देंगे? इसका जवाब तो शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।